मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MBBI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति का पाठ 2 एक दलीय प्रभुत्व का दौर से 20 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर वो आपको लगता है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तब जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब अगर आपको विश्वास है कि मेरी पढ़ाई गई बातें जो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अन्यथा आपकी मर्जी। ठीक है, बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सन 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। इसका आंसर होगा एकल आधिपत्यशील दल व्यवस्था। अर्थात सन 1967 तक जो है भारत में मात्र एक ही पार्टी जो है शासन व्यवस्था चला रही थी। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पहले सन 1952 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार पूरे देश में बनी, उसके बाद 1957 में, उसके बाद 1962 में लगातार कांग्रेस जो है केंद्र में अपनी सरकार बनाई। इसलिए कहा जाता है कि पूरे देश में एकल आधिपत्यशील दलीय व्यवस्था थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि सन 1952 के लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को 485 सीटों में से 364 सीट मिले थे। उसके बाद सन 1957 के लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को 494 सीटों में से 371 सीट मिले थे, और पुनः 1962 के लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को 494 सीटों में से 361 सीट मिले थे। तो आपको यह भी जानकारी रखना है। तो इसलिए जो है उस समय से लेकर के अभी 1967 तक की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1967 में कैसी व्यवस्था थी भारत में, तो एकल आधिपत्यशील दल व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस जो है पूरे देश में एक बड़ी पार्टी उभर करके सामने आई थी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई है। बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। इसका आंसर होगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया था। ठीक है, बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर, तथा आज के तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है। आपको बताना है कि किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है। इसका आंसर होगा स्टेनले कोस्निक। अर्थात स्टेनले कोस्निक ने यह कहा कि कांग्रेस जो है मात्र पार्टी नहीं है बल्कि वह सरकार है, राज्य है, यहाँ तक कि देश जैसी है। ठीक है, बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर तथा चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। इसका आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। अर्थात भारतीय राजनीति को बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया है। ठीक है, बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर तथा पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, कांग्रेस के जो युवा तुर्क थे, आपको पता होना चाहिए कि जब कांग्रेस जो है विखंडित हुई, अर्थात कांग्रेस के अंदर दो गुट काम कर रहे थे, एक युवा तुर्क और दूसरा सिंडिकेट, यानी जो युवा वर्ग के लोग थे उनको युवा तुर्क कहा गया, और जो पुराने नेता थे, या कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग नेता थे, जो अनुभवशील नेता थे, उन लोगों को जो है सिंडिकेट कहा गया था। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो प्रश्न है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किससे जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर को और मोहन धारिया। अर्थात चंद्रशेखर और मोहन धारिया जो है युवा तुर्क के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हुए नंबर प्रश्न को तथा छठा नंबर प्रश्न को। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कि किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। तो आप इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न फिर से सुनिएगा। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। अर्थात इंदिरा गांधी ने जो है अपनी पार्टी को 2 बार तोड़ी और पुनः इसका पुनर्निर्माण किया। ठीक है, बढ़ते हुए नंबर प्रश्न की ओर। आज का 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है कि 1967 के बाद कांग्रेस की
आधिपत्यशाली स्थिति का पतन कौन सा कारण नहीं था। आपको बताना है कि आखिर में सन 1967 में कांग्रेस की आधिपत्यशील स्थिति का पतन हो गया। कैसे हो गया, इसका कौन सा कारण नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि इसका कौन सा कारण नहीं, यह बताना है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन कौन सा कारण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन सुनेंगे। पहला कि पुरानी छवि का अंत, दूसरा है सक्षम और प्रभावी नेतृत्व का अभाव, तीसरा है क्षेत्रीय दलों का उदय और चौथा है समयानुकूल विचारधारा का न होना। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, अर्थात समयानुकूल विचारधारा का न होना। अब प्रश्न थोड़ा इसको हम व्याख्या कर रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न फिर से सुन लेते हैं। प्रश्न है कि 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं था। तो आपने इसका जवाब दिया समयानुकूल विचारधारा का न होना। अब प्रश्न ऐसे पूछ दे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में यह प्रश्न आ जाए तब आप कैसे लिखिएगा। प्रश्न अगर पूछा जाए कि सन 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशील स्थिति का पतन का कौन कौन सा कारण है, तो आप क्या बताइएगा। तो सबसे पहला कारण बताइएगा पुरानी छवि का अंत, दूसरा बताइएगा सक्षम व प्रभावी नेतृत्व का अभाव और तीसरा बताइएगा क्षेत्रीय दलों का उदय। अर्थात 1967 के बाद कांग्रेस के आधिपत्यशील स्थिति का पतन का कौन कौन सा कारण है। अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको क्या बताना है। पहला पॉइंट है पुरानी छवि का अंत, दूसरा है सक्षम और प्रभावी नेतृत्व का अभाव और तीसरा है क्षेत्रीय दलों का उदय। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया है और आपको हमने जो भी चीज़ें बताई है वो आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को, अर्थात 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। आज का 8वां नंबर प्रश्न है कि भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। आपको बताना है कि भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है बहुजन समाज पार्टी, दूसरा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा है भारतीय जनता पार्टी और चौथा है क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, दूसरा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा है भारतीय जनता पार्टी और चौथा है क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, अर्थात भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को जो हम लोग किस पार्टी में रख सकते हैं, किस पार्टी में रख सकते हैं, तो दक्षिणपंथी पार्टियों में रख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का आंसर याद हो गया होगा। बढ़ते तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर, अर्थात 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि सन 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य में तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई। इसका आंसर होगा राजनीतिक दल बदल, अर्थात राजनीतिक दल बदल की वजह से जो है सन 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रभुत्वशील स्थिति में क्या हो गए, पतन हो गया। तो इस तथ्य को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले नंबर प्रश्न। सभी बच्चों को मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आई है और आपको लगता है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन जो है इस वीडियो को से फ़ायदा उठा सकें और वह भी अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर उठा सकें। इस तरह से इसी के साथ सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।